हाय फ्रेंड्स। हाय जितेंद्र जी, वेलकम। नमस्कार इरबाज भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। आज आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, मुझे बड़ी खुशी महाराष्ट्र। हो रही है आपके साथ जुड़ने के लिए। और आप बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपके बारे में हमने काफी सुना है इस वक्त लॉकडाउन के दौरान। जिस तरह से आपने लोगों की मदद की, जिस तरह से आपने उन्हें पीपी किट्स पहुंचाए, खाना पहुंचाया। और सरकार तो दावे कर रही थी तमाम तरीके कि हम किसी को तकलीफ होने नहीं देंगे, जो लोग जा रहे हैं वापस अपने गृह राज्य लौट रहे हैं। लेकिन असल मदद मैंने देखी वो आप जैसे लोगों ने की। आप जैसे जो संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपकी ओर से ही असली मदद हुई और कई लोगों की जान जाते जाते बची। जी, ये हमारा कर्तव्य है कि ऐसे समय में लोगों के साथ में खड़ा रहना। आपने हमें अप्रिशिएट किया, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सो जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच। पहले तो ये आज मैं मेरी खुशनसीबी समझूंगा कि आपसे मेरी लाइव इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि जो मैंने बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म किया या मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म किया, जिसको मैं फॉलो करता था हमेशा से, आज मैं उन्हीं के साथ लाइव इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आपके साथ मैं आज लाइव कर रहा हूँ सर। जी, मुझे भी खुशी हो रही है। मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि जो नए लोग हैं, यंगस्टर्स हैं जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, मैं उनकी मदद कर पाऊं। और आपने एक मौका दिया है इस काम के लिए मुझे, और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं इरबाज। थैंक यू जितेंद्र जी। आप हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। जब से आप जर्नलिज्म फील्ड में हैं, ऐसा देश में जो जो हालात आई है, चाहे वो सीमा पे जाके कवरेज करना हो, चाहे वो गुजरात राइट्स हो, चाहे वो 26/11 का अटैक हो, ये सारी चीज़ों को आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश के सामने लाया है। ये हर कोई जानता है, और ये बहुत ही, मतलब मैं बोलूँगा ना, कम जर्नलिस्ट के नसीब में है कि इतना एक्टिवली ये सारी चीज़ों को कवर करे। मगर महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है, और ऐसे समय पे जब किसी एक सरकार के पास मेजॉरिटी दिख रही थी, एक पार्टी के पास मेजॉरिटी दिख रही थी, महाराष्ट्र में एक भूकंप आ गया है। जो 23 नवंबर के दिन सुबह में, मुझे याद है, औरंगाबाद में दलाई लामा जी आए थे। मैं उनका इवेंट कवर करने गया था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और हम लोग ऑन द वे थे, तो तभी हमको कॉल आना चालू हुए कि अरे यार, शपथ ग्रहण हो गया है। और सिर्फ एएनआई एक ऐसा न्यूज एजेंसी थी जिसका पास से ये इनपुट्स आउट हुए थे, बाकी ये किसी को नहीं पता था। तो ये महाराष्ट्र में इतना बड़ा भूकंप कैसे आ गया, ताकि मतलब ये किसी को पता नहीं चला, और अचानक से रातों रात सुबह सवेरे एक सरकार बन गई। जी, देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये जो मेरी कहानी है ये इसी भूकंप को केंद्र में रखकर लिखी गई है। जो 35 दिनों की मैंने ये जो किताब लिखी है, 35 डेज, हाउ पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र चेंज फॉर एवर इन 2019। ये 35 दिन कौन से हैं? ये 35 दिन वो हैं जब चुनाव नतीजे पिछले साल 24 अक्टूबर 2019 को जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब से लेकर उद्धव ठाकरे की शपथ विधि तक 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की। इसके बीच में, इन दिनों के बीच में जो भी ड्रामा हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, जो पॉलिटिकल फियास्को हम सभी ने देखा, उसने महाराष्ट्र की राजनीति को बदल कर रख दिया। कई सारे अहम बदलाव महाराष्ट्र की सियासत में हुए। जैसे कि शिवसेना जैसी पार्टी जिसकी पहचान कट्टर हिंदुत्ववाद की थी, वो सेकुलर शब्द को उसने अपना लिया। जब इन तीनों ही पार्टियों का प्रियम्बल तैयार हुआ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का, तो उसमें सेकुलर शब्द था। और ये सभी के लिए चौंकाने वाली बात थी कि शिवसेना जैसी पार्टी, जो कि कांग्रेस और एनसीपी को सीडो सेकुलर पार्टी कहती थी, या कहती थी कि माइनॉरिटीज का तुष्टीकरण करते हैं, उनका अपीजमेंट करते हैं, तो शिवसेना कैसे तैयार हो गई। तो एक ये बात थी कि शिवसेना हिंदुत्व को लेकर सॉफ्ट हो गई। दूसरी अहम बात कि कांग्रेस जैसी पार्टी अपने 30 साल पुराने दुश्मन के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गई।
कांग्रेस वो पार्टी है जो शिवसेना को हमेशा से मुस्लिम विरोधी मानते आई है, ये कहते आई है कि शिवसेना जो है नफरत की राजनीति करती रही है, और ऐसे में कांग्रेस कैसे तैयार हो गई, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तीसरी बात की के चीफ, उन्होंने इस उम्र में भी, 80 साल की उनकी उम्र हो गई है, उन्होंने इस उम्र में भी खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक साबित कर दिया, रेलेवेंट साबित कर दिया। और चौथी बात की, कई लोग पूछते हैं कि किताब में राज ठाकरे की तस्वीर आपके कवर पेज पे क्यों है। यहाँ पर आप देखेंगे राज ठाकरे भी, उन्होंने इन 35 दिनों में क्या किया। उनकी तो एक सीट ही आई है, ना तो सरकार गिराने में थे ना बनाने में थे, लेकिन 35 दिनों के जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उनमें से एक कॉन्सिक्वेंस ये भी था कि राज ठाकरे जो है उन्होंने अपनी पार्टी का एजेंडा बदल दिया। पहले उनकी पार्टी का मुख्य एजेंडा था मिलिटेंट मराठी पॉलिटिक्स का, और उन्होंने, आपको याद होगा कि आजाद मैदान में एक सभा ली थी और उन्होंने कहा था मेरा कोई धर्म नहीं है, सिर्फ मेरा महाराष्ट्र धर्म है। लेकिन इसके बाद में उन्होंने भगवा झंडा अपना लिया और हिंदुत्व को अपना लिया। उनको ये लगा कि शिवसेना चूंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर सॉफ्ट हो गई है, तो ऐसी स्थिति में एक स्पेस बन गया है महाराष्ट्र के पॉलिटिकल स्फीयर में, और उस स्पेस को वो काबिज कर सकते हैं, तो उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठा लिया। अब बतौर एक पत्रकार, ये जो सारा ड्रामा चल रहा था 35 दिनों तक, उसको मैंने कवर किया, और ये वो ड्रामा था जिस पर कि पूरे देश की नजरें गड़ी हुई थी। पूरा देश देख रहा था कि क्या चल रहा है। 26 नवंबर 2008 को जो आतंकी हमला हुआ था, वो मुंबई से ऐसी खबर थी जिसे पूरे देश ने एक लंबे वक्त तक देखा, और उसके बाद ये दूसरी ऐसी खबर थी इतने सालों के बाद में, करीब 12 साल के बाद, जिसपे कि पूरी देश की निगाहें टिकी हुई थी। तो मुझे एक बात तो ये समझ में आई, दो कारण रहे मैंने जब तय किया कि मैं इस पे किताब लिखूंगा। एक कि ये ऐतिहासिक घटना है, ऐसी घटनाएं बार बार राजनीति में नहीं देखने मिलती हैं, खूब इसमें ड्रामा है और इसको डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए, इसका एक दस्तावेज बनाया जाना चाहिए। तो एक वो कारण रहा। दूसरा अहम कारण ये था कि बतौर पत्रकार बहुत सारी चीजें मैं देख रहा था जो कैमरे के पीछे घटित हो रही थी, जो कैमरे पर नहीं आ रही थी, जो टीवी पर नहीं दिख रही थी, और बहुत सारी बातें ऐसी भी हुई जो 35 दिनों का ड्रामा खत्म होने के बाद में पता चली। तो मुझे लगा कि वो बातें भी लोगों के सामने आनी चाहिए, जनता को वो बातें भी पता चलनी चाहिए, और इन दो कारणों से मैंने ये किताब लिखने का फैसला किया। अब आपने जिस घटना का जिक्र किया 23 नवंबर 2019 के दिन की, तो ये इस पूरे ड्रामे का एकदम हाई पॉइंट था। उसने सभी को चौंका दिया। आपको याद होगा कि एक शाम पहले ही शरद पवार ने टीवी चैनलों को बाइट दी थी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, और सारे अखबारों ने अगले दिन सुबह सुबह छापा था कि उद्धव विल बी द सीएम। ठीक है, तो एक तरफ लोग अखबार में पढ़ रहे थे कि उद्धव सीएम बनेंगे, और सामने टीवी पे देख रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। तो खबर देने वाले दो अलग अलग माध्यम अलग अलग जानकारी दे रहे थे, और पूरे देश को उस घटना ने चौंका दिया था। अब ये भूकंप आया कैसे, तो इसके पीछे मैं कहूंगा कि 23 नवंबर वाली घटना के पीछे अजीत पवार जिम्मेदार थे। उनकी पार्टी के भीतर कुछ कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ ऐसे अंडरकरंट्स थे जहां पर अजीत पवार को लग रहा था कि पार्टी में उनकी हैसियत कम हो रही है, पार्टी में उनका रुतबा कम हो रहा है, और वो अपनी पोजीशन को असर्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने बिना शरद पवार की मर्जी से देवेंद्र फडणवीस के पास जाकर सरकार बनाने का ऑफर पेश किया। लेकिन जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने खुद भी बताया कि अजीत पवार की तरफ से उन्हें ऐसा इंप्रेशन दिया गया कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं शरद पवार की मर्जी से कर रहा हूं, उनको जानकारी में रखकर कर रहा हूं, और साथ ही में पूरी एनसीपी मेरे साथ है। उन्होंने बाकायदा सभी जो एमएलए थे, जो 54 विधायक थे एनसीपी के, उनके साइन किए हुए लेटर को जो उन्होंने सौंप दिया। तो इससे देवेंद्र फडणवीस को यकीन हो गया कि हाँ भाई, ये तो शरद पवार की मर्जी से हो रहा है, और पूरी एनसीपी साथ में, और फिर उन्होंने वो शपथ ले ली। लेकिन 80 घंटों से ज्यादा वो सरकार चल नहीं पाई थी फिरबाज। जी नहीं, ये काफी हाई वोल्टेज ड्रामा रहा, और मतलब मैंने आपकी किताब के कुछ पन्ने देखे हैं, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से मेरे पास अभी तक वो उपलब्ध नहीं है। ऑनलाइन जितना हो सका है मैंने रेफर किया है। आपने एक बड़ा ही मजेदार वर्ड यूज किया है उसमें, पावरफुल गेम। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या था, और ये इसके पीछे का रीजन क्या था? अच्छा, देखो, इस किताब को शब्द तो मैंने दिए हैं, लेकिन ये कहानी शरद पवार की लिखी हुई है। ये जो सरकार बनी है, 3 पार्टियों की सरकार जो बनी है, इसके आर्किटेक्ट जो हैं वो शरद पवार हैं जी, इसके इंजीनियर शरद पवार हैं। बेसिकली शरद पवार इज द मेन पर्सन जिन्होंने की
कांग्रेस और शिवसेना को साथ लाया और यहां पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की एमवीए की सरकार बनाई। जी। अब सोचिए कि शरद पवार ने किस तरह का गेम खेला कि उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर होने के बावजूद, महाराष्ट्र में कुल 288 सीट्स हैं, मेजोरिटी के लिए 145 सीटों की जरूरत है। शिवसेना और बीजेपी अगर साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनका गठबंधन सत्ता में आ सकता था, पर्याप्त सीटें थी, लेकिन इसके बावजूद आप शरद पवार का गेम देखिए कि इन दोनों ही पार्टियों में फूट पड़वा कर वो तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए भी सत्ता में आ जाते हैं, और ना केवल सत्ता में आते हैं बल्कि बड़ी ही अच्छी तरह से, बहुत मजबूती से सत्ता में आते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि जो तमाम अहम मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय की बात कर लीजिए, वित्त मंत्रालय की बात कर लीजिए, और दूसरे जो बड़े मंत्रालय हैं वो एनसीपी के मिनिस्टर्स के पास है और शिवसेना के पास में नहीं है। और पॉलिटिकल सर्कल्स में यही माना जाता है कि सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथ में है। जिस तरह से 95 में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार थी तो मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल बाला साहब ठाकरे के हाथ में था, उसी तरह से इस सरकार में भले ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हों, लेकिन सियासी हलकों में यही माना जाता है कि सरकार का असली रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथ में ही है। तो इसीलिए मैंने पावरफुल गेम शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये सारा गेम उन्हीं का था। और किताब की शुरुआत अगर आप पहले चैप्टर का पहला पैराग्राफ ही पढ़ेंगे तो वहां पर ही आपको ये बात पता चल जाएगी। 24 अक्टूबर को पूरे नतीजे आए भी नहीं थे, सिर्फ 11 बजे थे और पूरे ट्रेंड भी एकदम से क्लियर नहीं हुए थे। उसी वक्त में नवाब मलिक से मेरे रिपोर्टर ने, मृत्युंजय सिंह ने जाके इंटरव्यू किया, और उस इंटरव्यू में ही नवाब मलिक ने यह कह दिया था कि अगर शिवसेना चाहे तो वैकल्पिक सरकार बन सकती है हम और कांग्रेस के समर्थन के साथ में, और इसके लिए हम कांग्रेस को मना लेंगे। तो ये बात मतलब उनके दिमाग में पहले से ही थी कि जैसे ही रिजल्ट आएंगे, शिवसेना और बीजेपी में झगड़ा होगा, हम उसका फायदा उठाएंगे और अपनी सरकार बना लेंगे, और वैसा ही किया। जी बिल्कुल, आपने जो इसको डिस्क्राइब किया ये बहुत ही बखूबी एक वर्ड यूज किया है। लेकिन शिवसेना को कितना आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये फायदा देगा? क्योंकि पहले दिन से जो चीजें चल रही है, संजय राउत को लेकर हो गई, या शिवसेना के स्टेटमेंट्स कंटिन्यू बदलते रहे, बाद में कुछ और, पहले कुछ और, आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होगा? देखिए, पहली बात, जो शिवसेना की इमेज थी एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की, और वो इमेज तो मैं कहूंगा कि वो इमेज तो समाप्त हो चुकी है। और शिवसेना आज जो है, आज शिवसेना की जैसी इमेज है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ उद्धव ठाकरे पर्सनैलिटी। उद्धव ठाकरे खुद भी एक जेंटल आदमी है, वो उतने आक्रामक नहीं है, वो एक इंक्लूसिव नेचर के आदमी है। पहले शिवसेना ने मराठीवाद का मुद्दा उठाया था, लेकिन बाद में मराठीवाद से शिफ्ट करते हुए एक इंक्लूसिवनेस जो है शिवसेना में आई। वो मेरा मानना है कि वो तब से आने लग गई जब से उद्धव ठाकरे पार्टी में अहम भूमिका निभाने लग गए। आप देखिए, हिंदी सामना की शुरुआत जो हुई उसमें भी उद्धव ठाकरे ने ही अहम भूमिका निभाई। संजय निरुपम जो तभी शिवसेना में थे, उनको राज्यसभा में भेजने का फैसला भी जो है एक तरह से माना जाता है कि उद्धव ठाकरे की सलाह पर ही हुआ। तो गैर मराठियों को शिवसेना से जोड़ने की बात हो या फिर मुसलमानों को जोड़ने की साथ में बात हो, तो जो शिवसेना का जो कट्टरपन था उसको धीरे धीरे उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में हमने खत्म होते हुए देखा है। हालांकि उद्धव ठाकरे अभी भी ये कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं, और चूंकि उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ में हाथ मिला लिया था, तो इसके बाद में बीजेपी की ओर से उनकी खिंचाई की जाने लग गई कि ये देखिए, ये तो सत्ता के लिए इन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया। तो एक दिखावे के लिए हम कह सकते हैं कि ये माना गया कि वो अयोध्या भी चले गए रामलला के दर्शन करने के लिए, जस्ट टू अंडरलाइन की शिवसेना इज स्टिल ए हिंदुत्ववादी पार्टी, इट स्टिल एडहेयर्स टू दी एजेंडा ऑफ हिंदुत्व। ये जो पूरा इलेक्शन रहा ये काफी रोमांचक रहा। मतलब जब पहले खबरें आ रही थी कि एनसीपी की सीट्स नहीं आएंगी, बाकी सारी सीट्स वेव्स खत्म हो गई है, और फिर अचानक से ये नतीजा आ गया, तो आपको लगता है कि रीजनल जो पार्टीज है, जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी हो गई या एमआईएम हो गई या दूसरी जो महाराष्ट्र में पार्टीज है, उनका कहीं ना कहीं वोटों के बंटवारे के वजह से ये फायदा हुआ है? नहीं, ये इसमें देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से मुझे नहीं लगता है कि उनकी वजह से कोई ज्यादा जो है मतलब प्रभाव चुनाव के नतीजों पर पड़ा है। अगर ऐसा होता तो फिर बीजेपी को तो और ज्यादा सीटें मिलती थी, बीजेपी शिवसेना गठबंधन को और ज्यादा सीटें मिलती थी।
लेकिन वैसा तो नहीं हुआ। जो ये माना जा रहा था कि वंचित बहुजन आघाड़ी के आने से जो पारंपरिक कांग्रेस के वोट हैं या एनसीपी के वोट हैं, जो माइनॉरिटी के वोट हैं, वो ओवरऑल बढ़ जाएंगे, लेकिन हर जगह पे तो ऐसा नहीं हुआ ना। नहीं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जैसे आपके यहाँ पर, आपके औरंगाबाद में आपके जो मेंबर ऑफ जी। पार्लियामेंट है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो जी। वहां पर हो गया। कुछ एक जगहों पर, कुछ जगहों पे हुआ, लेकिन उसको हम होलिस्टिक तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से या एमआईएम की वजह से ज्यादा प्रभाव पड़ा और इसका फायदा जो है शिवसेना बीजेपी को मिला। अगर ऐसा होता तो फिर इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था कि बीजेपी तो ये सोच रही थी कि हमें अकेले ही 140 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन मिली कितनी? 105 सीटें। जी। तो मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई प्रभाव जो है वंचित बहुजन आघाड़ी का या एमआईएम का ओवरऑल चुनाव नतीजों पर पड़ पाया और उसका शिवसेना बीजेपी को फायदा हुआ हो। ओवरऑल फिर हम यही बोल सकते हैं कि दिस इज अ पावरफुल गेम आफ्टर ऑल, जो भी हुआ है। और ये जो आपकी बुक आई है, ये काफी लोगों ने इसको इसको रिव्यू किया है, इस पे आपको प्रतिक्रियाएं दी है, आपको अप्रिशिएट किया है। ऐसा कुछ निकल के आया है, या जो मेकर्स है जैसे पवार साहब हो गए, उद्धव जी हो गए, इनकी तरफ से कुछ फीडबैक आया है आपको इस बुक को लेकर? देखिए, मुझे इस बुक को लेकर बड़ी क्यूरियोसिटी थी, और जब ये अभी इसका चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो हर जगह पर अभी ये सारे बुक स्टोर्स में बुक पहुंची नहीं है। और जी। पहले हमने मई के फर्स्ट वीक में हमने इस बुक का ई वर्जन लॉन्च किया था। तो जी। उस दौरान मुझे फडनवीस के यहाँ से फोन आया था, और जी। वे चाहते थे बुक को पढ़ना, लेकिन उनका कहना था कि वो हार्ड कॉपी पढ़ना चाहते हैं, वो बड़े उत्सुक थे इस किताब को पढ़ने के लिए। जी। और बाकी अभी कॉपीज आई हैं, मुझे पता चला है कि और भी पॉलिटिशियंस हैं जो मंगा रहे हैं इस बुक को, और जी। वो पढ़कर हो सकता है उनका फीडबैक मिले। हाँ, फडनवीस की तरफ से उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने फीडबैक में खुद को डिफेंड किया, जो भी किताबों में बातें लिखी, और उनका कहना है कि इन किताबों के जवाब में मैं भी एक किताब लिखने वाला हूं और मैं मेरी बात उसमें कहूंगा। तो देखते हैं, लेकिन इतना ही मैं कहूंगा कि हो सकता है जो बातें हमारी किताब में लिखी है, मेरी किताब में लिखी है, उसको काउंटर करने की कोशिश करें। और भी इस विषय पे किताबें आ चुकी हैं, तो उन सबकी बात कर रहे थे, अकेले मेरी किताब की बात नहीं कर रहे थे। तो अब वो बतौर पॉलिटिशियन जो है, जो फैक्ट्स उनको इनकन्वीनियंट लगेंगे, जो उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस कराएंगे, तो जाहिर तौर पर वो उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, उनको झुठलाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात तो नहीं होगी। नहीं, अभी लॉकडाउन थोड़ा अनलॉक हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही है। और ये जो किताब है, ये मैं रात में देख रहा था कि amazon पे और फ्लिपकार्ट पे भी अब अवेलेबल हो गई है, ई वर्जन हो गया है या डिलीवरीज हो गई। तो अभी जाहिर सी बात है, ये ऐसे टाइम रिलीज हुई है, तो अब ये लोग ऑर्डर करेंगे और अब जल्द से जल्द आपको इसके रिव्यूज आएंगे। आखिरी मुझे मेरा संजय ये। राउत का फोन जी। आया था, मुझे संजय जी। राउत का फोन आया था, मैं बताना भूल गया कि उनको किताब बड़ी ही अच्छी लगी। इस जी। पूरी किताब में संजय राउत के ऊपर एक पूरा चैप्टर है कि कैसे जी। वो एक क्राइम रिपोर्टर से शिवसेना के इतने ताकतवर, इतने बड़े नेता बन गए। और जी। यहाँ पर उनकी तुलना भगवान राम के लिए जो हनुमान जी ने भूमिका निभाई थी रामायण में, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने कैसे वही भूमिका निभाई है, उसका बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। और संजय राउत की कहानी इसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा और भी कई पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं इसमें। जो लास्ट का चैप्टर है वो राज ठाकरे के बारे में है। उसमें भी राज ठाकरे की जिंदगी से जुड़े कई अनछुए पहलू जो है वो आपको पता चलेंगे, उनके पॉलिटिक्स के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। जाहिर सी बात है, संजय राउत जी जर्नलिज्म पेशे से, हमारे पेशे से ही है, और उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है ये चेंज लाने में। बहुत सारी खबरें आ रही है 2-3 दिनों से उथल पुथल की। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, अभी जो रिसेंट सिनेरियो है? देखिए, ऐसा है कि ये जो सरकार है महाराष्ट्र की, ये तीन विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टियों की सरकार है। और ऐसा बहुत कम होता है कि इस तरह की सांप और नेवले एक साथ में आ जाएं, या फिर अलग अलग जो विरोधी सोच वाले लोग हैं वो एक साथ में आ जाएं। हमने रिसेंट इसके पहले का जो एग्जाम्पल था वो जम्मू कश्मीर में देखा, जहां पर पीडीपी और बीजेपी साथ में आए थे, लेकिन वो सरकार भी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं थी। अब यहाँ पर ये सरकार भी विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टियों की सरकार है। आमतौर पर कोलिशन सरकार चाहे विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों की हो या फिर समान विचारधारा वाली पार्टियों की भी हो,
उनमें डिफरेंसेस आते ही हैं। हमने देखा कि समान विचारधारा वाली पार्टी है, यूपी में कितनी बार हो चुका है कि जो एक जैसी विचारधारा वाली पार्टी है वो भी ज्यादा चल नहीं पाई, उनके बीच में भी डिफरेंसेस हुए, उनके बीच में भी झगड़े हुए और वो भी गिर गई। तो अगर जहां तक इस सरकार के बारे में हम बात करें तो पिछले 1-2 महीने से हम देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है इनके बीच में झगड़ा आपसी। और कांग्रेस की ओर से आपने सुना होगा कि राहुल गांधी का बयान आया था कि भले ही हम सरकार में हैं लेकिन हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल हम्म। नहीं होते हैं। यहाँ पर अशोक चौहान और बाला साहब थोराट भी कह रहे थे कि हमें साइडलाइन किया जा रहा है। तो इसके जवाब में पहली बार अभी रिसेंटली सामना ने बहुत ही आक्रामक तरीके से रिएक्ट किया और कहा कि ये कांग्रेस तो एक पुराने खटिया की जैसी है जो चुर चुर की आवाज करती रहती है। तो इससे मामला गर्मा गया और ऐसे लगा कि इनके बीच में झगड़ा बढ़ेगा। अभी हाल ही में मुंबई के 10 डीसीपी रैंक के अधिकारियों का तबादला हो गया। उससे शिवसेना नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि आपको तबादले करने थे तो हमसे पहले पूछना चाहिए था। पुलिस कमिश्नर को उन्होंने तलब किया और उसके बाद में उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई शरद पवार के साथ में, कल अनिल देशमुख के साथ में हुई और इसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। तो ये बात सही है, डिफरेंसेस क्रॉप हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो सब लगातार पूछा जा रहा है कि सरकार कब तक चलेगी। तो मैंने भी यही सवाल महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है आपकी सरकार कब तक चलेगी? तो उन्होंने एक ही लाइन में जवाब दिया, लॉन्ग लिव शरद पवार। यानी कि जब तक शरद पवार चाहेंगे तब तक चलेगी, जब तक उनका अपनी पार्टी पर कंट्रोल है, जब तक उनका सरकार पर कंट्रोल है, तब तक ये सरकार चलेगी। तो यानी कि अगर ऐसे जो झगड़े वगड़े होते रहेंगे तो शरद पवार मध्यस्थता करेंगे, इंटरवीन करेंगे और इस तरह से सरकार को बचा लेंगे। लेकिन अगर उनको भी लगता है कि नहीं अभी सरकार जो है गिरा देनी चाहिए, सरकार से बाहर हो जाना चाहिए, तो फिर ये सरकार नहीं बच सकती। बिल्कुल सही आपने जो बताया वो वाकई में ये हालात ही वैसे है। और मैं सभी व्यूअर्स जो देख रहे हैं, चाहे वो आई लव औरंगाबाद पे हो, चाहे वो मेरे पर्सनल हैंडल्स पे हो, जितने भी लोग ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको सर के बिहाफ में बोलूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में या पॉलिटिक्स के बारे में खबर देखने में, तो जरूर ये किताब पढ़े, क्योंकि ये शायद ही अब कभी ये इतिहास दोहरेगा महाराष्ट्र में, जो जितेंद्र सर ने किताब में उसके एक एक उसको वर्ड्स को एक हिस्ट्री के तौर पे किताब बनाई है। सो जितेंद्र सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपने वक्त देने के लिए, आपके शो का और आपके न्यूज का टाइम हो रहा है, तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप बहुत बहुत अंत में शुक्रिया। अगर कुछ व्यूअर्स को हमारे बोलना चाहे तो। मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा कि ये किताब हालांकि अंग्रेजी में है, लेकिन जो लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं या फिर जिनकी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उनको भी इस किताब को पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही सरल अंग्रेजी में लिखी गई किताब है। और जो लोग इसको मराठी में या हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो वो मराठी किताब भी जो है अगले 10-15 दिनों में आ जाएगी। पुणे के एक मेहता पब्लिशिंग हाउस, बहुत ही नामी पब्लिशर्स हैं, वो इसका मराठी वर्जन प्रकाशित कर रहे हैं। तो 10-15 दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मराठी किताब आ जाएगी और हो सकता है अगले महीने तक इसका हिंदी वर्जन भी आ जाएगा। लेकिन ये किताब ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई है, तो मेरा मानना है कि कहानी को पढ़ने का जो मजा आपको इंग्लिश में आएगा वो शायद दूसरी भाषाओं में ना आए। तो जो लोग पॉलिटिक्स पर पढ़ना चाहते हैं ये उन्हें तो पसंद आएगी, मुझे उम्मीद करता हूँ ये किताब। लेकिन साथ में जो लोग जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग पत्रकारिता के जो लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मास कॉम के अलावा पॉलिटिकल साइंस के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी किताब उपयोगी होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी शुभेच्छा आपको जितेंद्र जी। ये आपकी दूसरी किताब है। पहली किताब को बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिला था जो 26/11 पे थी। ये दूसरी किताब है हमारी तरफ से आपको, और जितने भी आपकी टीम है उनको शुभेच्छा। और सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थे जितेंद्र दीक्षित जी, सीनियर करस्पॉन्डेंट एबीपी, जिन्होंने ये बहुत ही अमेजिंग किताब लिखी है, 35 डेज हाउ पॉलिटिक्स चेंज इन महाराष्ट्र। मैं इसकी लिंक जो है वो बायो में डाल रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में भी इसकी लिंक आएगी। सो जो लोग इस सारे ड्रामे को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या इसे एज अ हिस्ट्री प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, वो ज़रूर ये किताब ऑनलाइन मंगाइए और देखिए कि क्या हुआ था महाराष्ट्र में। सो थैंक्स ऑल viewers for joining, and thanks for giving your feedbacks.
थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट जो है किसी ना किसी के साथ लाइव आएंगे, और आप भी हमें सजेस्ट करिए जो भी है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लाइव सेशन। थैंक यू सो मच।